हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, आज बात करते हैं हम यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट राजा जिसे अशोक कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अशोक है ये कैसे इतना बड़ा महान राजा बना है। भाई आप देखेंगे कि एंशिएंट जितनी भी हिस्ट्रीज हैं उसमें आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अशोक को इतना बड़ा राजा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए चक्रवर्ती का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जिसने एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीत लिया हो। ठीक है, देखो इनको इनकी जो कहानी है वो जुड़ी है एक इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस युद्ध से, जिसे कहते हैं कलिंग का युद्ध। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग से कि देखो जो अशोक है, द अशोका द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इनका जो लिंकेज है ना, ऐसा समझ लो कि चाणक्य वाली जो आपने सुना है ना, चाणक्य की नीतियां, ये सब चीजें आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, तो इनका कहीं ना कहीं लिंकेज क्या है, चाणक्य से है। वो कैसे है कि देखो, जो इनके दादाजी थे ना, अशोक के जो दादाजी थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के समय में जो थे आपके एक तरीके से मंत्री जो थे आपके चाणक्य थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि चाणक्य के साथ मिलकर ही चंद्रगुप्त ने मगध एम्पायर को जीता था। ठीक है, मगध बेसिकली ये जो बिहार वाला पाटलिपुत्र वाला रीजन था ना, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाता था, मगध रीजन कहलाता था। और ये इतना प्रॉस्पर, इतना आप कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको जीतने के बाद धीरे धीरे करके पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनके पैर जमते गए। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से होता है कि स्टार्ट होता है मगध एम्पायर से। ठीक है, तो मगध एम्पायर की जो आप कह सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी की जो आपकी फॉर्मेशन है, फाउंडेशन है, वो किसके थ्रू की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। और जो क्या थे आपके, जो अशोक के दादाजी थे। ठीक है, अब इनके पुत्र थे आपके बिंदुसर। ठीक है, बिंदुसर दैट मीन्स फादर ऑफ दी अशोका। ठीक है, तो देखो ये क्या थे, अशोक क्या हो जाते हैं, थर्ड रूलर हो जाते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। इन्होंने रूल कहां से कहां तक किया है, 268 से लेकर के 232 बीसीई तक, बिफोर क्राइस्ट एरा जिसे कहते हैं, वहां तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडेशन हो जाती है कि भाई मगध जो मौर्यन एम्पायर है उसको फाउंडेशन किसने रखी थी, नींव किसने रखी थी, तो यहाँ है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में आपकी मगध मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी है। ठीक, चलिए इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अशोक की। अब आते हैं हम अशोक पे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो अशोक इतना बड़ा राजा बना था ना, वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से तो ऐसे समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड सन माने जाते थे। उनके पिता उनको बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि वो ना मतलब शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एवरेज थे। ठीक है, लेकिन बट माइंड से बहुत ज्यादा एवन थे। ठीक है, टॉप क्लास जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अशोका के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है कि अर्ली एज के क्या थे, क्रूर थे, रथलेस थे, बहुत ज्यादा निर्दयी माने जाते थे। ठीक है, और इसको चंड अशोका के नाम से भी जाना जाता था। चंड अशोका का मतलब होता है क्रूर राजा। ठीक है, क्रूर अशोक। ठीक, ठीक है, दैट इज क्रूर अशोका। इनके बारे में क्या मिलता है हमको, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट बहुत सारी जो आपके ग्रंथ हैं, जिसमें से आपका क्या है, एक दिव्य वदान है, वो बताता है कि व्हेन द बिंदुसर फेल सिक, कहने का मतलब है कि देखो अशोक क्या थे, बचपन से बहुत ज्यादा आपके क्रूर रथलेस माने जाते थे। ठीक है, उनके फादर भी उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और वो अपने पिता के पहले संतान भी नहीं थे, और इसी वजह से जो गद्दी थी वो गद्दी उनके भाई सुशीमा को मिलनी थी। ठीक, लेकिन अशोक जो थे वो बहुत ही ज्यादा अपनी गद्दी के चाहने वाले थे, ऐसा समझ लीजिए, या उनको वो ये चाहते थे कि वो ही राजा बने। तो इसके लिए जब बिंदुसर उनके फादर जो थे वो बीमार पड़े, तो उन्होंने अपने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। ठीक है, तो व्हेन बिंदुसर फेल सिक, अशोका द गवर्नर ऑफ उज्जैन, वो क्या थे, उज्जैन के गवर्नर भी थे, किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू बिकम किंग ओनली, मतलब राजा बनने के लिए उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। बस एक ही भाई को छोड़ा था जिसका नाम था तिस्सा। तिस्सा को इसलिए छोड़ा था क्योंकि तिस्सा बहुत ज्यादा गद्दी का मतलब हकदार नहीं था, या ऐसे कह लीजिए कि बहुत ज्यादा होप नहीं थी उसको कि गद्दी उसको मिलेगी, तो इसलिए उन्होंने एक ही भाई को छोड़ा था। ठीक है, देखो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है, क्योंकि पहले के बहुत सारे टेक्स्ट जो थे अशोक को निर्दयी राजा बनाने के पक्ष में ज्यादा थे, तो उन्होंने इस नंबर को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहा गया है। ठीक है, तो लेकिन इतना समझ लीजिए कि अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों को मारा था, किसके लिए, गद्दी के लिए। ठीक है, अब जब अशोक का रूल स्टार्ट होता है, अशोका रूल्ड फ्रॉम 268 टू 232 बीसीई। अशोका ने जो शासन किया है वो 268 से लेकर 232 बीसीई तक किया है। अब थोड़ा मैप की तरफ मैं अगर आऊं, तो ये उस समय का इंडिया का मैप है, जो अपने आप में बहुत सारा रीजन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक रीजन ऐसा है, देखिएगा यहाँ पर, अभी के लिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ आपको, ये जो रीजन है, जो अभी का जो करंट ओडिशा है और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं, ये सारा रीजन जो था ये आपके अशोका के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, जिसे कलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कलिंग जो रीजन था ये क्या था, अशोक के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये जो रीजन है, ये रीजन भी क्या हो जाए, उसी के अंडर में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए ही स्टार्ट होती है कलिंगा वॉर। ठीक है,
चलिए देखिए, जब उसने ये सारा एक्सपेंशन स्टार्ट किया तो बहुत सारे एरियाज तो उसके कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन जो कलिंग वाला जो रीजन था वो मतलब अशोक के साथ में, या कह सकते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में मिलने से बहुत ज्यादा मना कर रहा था। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि कलिंग वॉर जो होती है वो स्टार्ट कब होती है। ये है आपका 261 BCE में ये जो वॉर होती है ये इस समय में लड़ी जाती है। देखो ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना ये यूपीएससी या पीसीएस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं एमसीक्यूज बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई जो कलिंग वॉर के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमें मिलती कहाँ से हैं, या इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर देखो, आपको पता है कि अशोका ने बहुत सारे रॉक एडिक्ट बनाए थे। ठीक है, शिलालेख बनवाए हुए हैं, कहीं किसी शिलालेख में कुछ लिखवाया है, किसी शिलालेख में कुछ लिखवाया है, तो तरह तरह के उन्होंने शिलालेख लिखवाए हैं। और उसी में से एक जो 13th रॉक एडिक्ट है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि ये कहाँ पर है, इंडिया में किस जगह पर इसका जो ये रॉक एडिक्ट पाया गया है। तो ये जो रॉक एडिक्ट है ये डिस्क्राइब करता है वॉर के बारे में, क्योंकि ये तो एक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है ना कि भाई अशोक ने ही ये सारे एडिक्ट्स बनवाए हैं, तो वॉर की जानकारी भी इसमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में वॉर हुई है। ठीक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कलिंग वॉर जो हुई है वो कहाँ है, मॉडर्न डे जो उड़ीसा का पार्ट है वहां पर इसको मतलब ये जंग जो थी लड़ी गई थी। ठीक है, और उस समय उड़ीसा के या कलिंग के जो राजा थे वो थे राजा अनंत पद्मनाभा। ठीक है, ये जो थे राजा वहां के उस समय में कलिंग के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि भाई इतनी बड़ी, देखो जो कलिंग की वॉर है ना, एक्चुअल में ये वॉर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हैं कि इवेंट्स में से एक है, जिसने पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को या पूरी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया है। सबसे पहला तो यही था कि चंद्रगुप्त मौर्य का मगध को जीतना। ठीक, दूसरी बात आती है कलिंग वॉर। देखो कलिंग वॉर ऐसे मतलब बहुत सारी जो इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई ना उसमें से नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि ये जो वॉर थी ना इसी के बाद से ही जितनी भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उनका प्रशासन पे कंट्रोल हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि प्रशासन में धर्म का आना ये कलिंग वॉर से ही स्टार्ट होता है। ठीक, और यही एक ऐसी वॉर थी जिसमें राजा ने, जिसने विक्टोरियस राजा ने, जीतने वाले राजा ने मतलब आप कह सकते हैं कि ओपनली रिग्रेट किया है, जिसमें जीतने वाले राजा ने ओपनली रिग्रेट किया है। भाई उसने ये चीज मानी है कि भाई बहुत ज्यादा क्या हुआ है, विनाश हुआ है, नरसंहार हुआ है, ब्लडशेड हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, पहली बार किसी राजा ने इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ ये सब चीजें गलत हुई हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रीजंस की कि कलिंग जो है आपका मौर्यन डायनेस्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। सबसे पहली बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो देखो यहाँ पर मैप देखिएगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से है कि देखो ये जो आपका कलिंग है ये ना आपके साउदर्न पोर्शन के, ये जो साउदर्न पोर्शन है देखो यहाँ से ये वाला जो रीजन था एक्चुअल में ये रीजन आपके मौर्यन डायनेस्टी के कंट्रोल में नहीं था। ठीक, यहाँ से बहुत सारे पाथ ऐसे थे जो दक्षिणा पथ जिसे कहते हैं ना हम, जो साउदर्न पोर्शन है वहां के लिए एंट्री वे प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो देखो कंट्रोलिंग लैंड रूट फ्रॉम पाटलिपुत्र टू द साउदर्न रीजन, ये जो कलिंग है ये वो सारे हिस्सों को कंट्रोल कर रहा था जिससे पाटलिपुत्र साउथ से जुड़ता था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके थी इसकी कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, दूसरी चीज थी कि आपकी मैरीटाइम पावर, मतलब यहाँ के जो पोर्ट्स थे ना, कुछ पोर्ट्स ऐसे थे कि देखो जैसे आपका है एक विशाखापट्टनम जिसे कहा जाता है, एक है काकीनाडा, एक है श्री काकाकुलम पोर्ट्स। ये सारे पोर्ट्स जो थे सी रूट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे थे। ये सारे पोर्ट्स जो थे जैसे आपके सिलोन जिसे श्रीलंका कहा जाता है, जावा, मलय, इन सारे रीजन से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और इस वजह से ये जो एरिया था बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता जा रहा था। अब अशोक ये चाहता था कि भाई ये जो पोर्ट्स हैं ये उनके कंट्रोल में भी आ जाएं, जिसकी वजह से जो ये बे ऑफ बंगाल में जो सी ट्रेड होता है ना उस पर कंट्रोल आपका मॉडर्न का हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था, ये आपकी मैरीटाइम पावर को प्राप्त करने के लिए भी ये एक जंग लड़ी गई थी। ठीक, इसके बाद थी जो कलिंग है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ कलिंग थी। वैसे तो देखो जो मौर्यन डायनेस्टी है या अशोका की भी बहुत एक वास्ट मिलिट्री थी, लेकिन जो आपकी कलिंग है उनकी मिलिट्री भी अशोक चाहता था कि भाई वो मिलिट्री भी हमारे उसमें शामिल हो जाए, जिससे एक बहुत ही एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभर सके। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पे कुछ रीजन दिए गए हैं, लाइक जैसे तक्षशिला है, मथुरा है, उज्जैन, सांची, पाटलिपुत्र, ये सारे रीजन क्या थे, मौर्यन डायनेस्टी के एक बहुत फेमस टेरिटरीज रहे हैं। क्लियर, और उज्जैन का ही गवर्नर आपके क्या थे जब राजा बनने से पहले अशोका रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि अशोका कौन से प्रोविंस के गवर्नर रहे हैं, तो उज्जैन प्रोविंस के गवर्नर अशोका को बनाया गया था, बावजूद इसके कि उनके फादर उनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और गद्दी को पाने के लिए अशोक ने बहुत सारे भाइयों का कत्ल भी कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसके आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक वॉर हो जाती है, ठीक, इसकी वजह से ही हमारा इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या रिलीजियस जितनी भी फिलोसफीज थी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसका आउटकम्स क्या था, देखो एक तो ये था कि 5th प्रोविंस ऑफ द मगधन एम्पायर, कलिंग को जीतने के बाद जो ये था आपका कलिंग जो था मौर्यन डायनेस्टी का 5वां एम्पायर, 5वां स्टेट बन जाता है। ठीक है, या 5वां प्रोविंस बन जाता है। दूसरा, एक बहुत ही बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन एंड हार्म ऑफ लाइफ, इतने सारे लोग मारे जाते हैं, 1 लाख से ऊपर की मतलब आपकी नंबर्स हैं जो लोग मारे जाते हैं। तो देखो जब ये वॉर जब हो गई थी ना और कलिंग को जीत लिया गया था,
तो जब अशोक युद्ध के मैदान पे पहुंचता है तो वहां पर चारों तरफ एक हाहाकारी देख के, अब इतना रक्तपात देख के, इतने लोगों को मरा हुआ देख के, बच्चों को बिलखता देख के, औरतों को विधवा देख के, उसका एक तरीके से अंदर से क्या हो जाता है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो टूट जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि भाई इतनी सारी चीजें, मतलब हमने जो इतना युद्ध किया उससे क्या मिला है, एट द एंड क्या इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो इसके बाद उसने क्या किया, इस जितना भी ब्लडशेड हुआ है, जितना भी रक्तपात हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसको उसने ओपनली रिग्रेट किया है कि भाई ये मेरे द्वारा किया गया बहुत गलत काम था। ठीक है, और इसी रिग्रेट जो फीलिंग थी उसने ही अशोका को चंडशोका से चक्रवर्ती बना दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम कि अडॉप्शन ऑफ धम्म पॉलिसी। देखो यहाँ पर धम्म का मतलब धर्म से नहीं है। ठीक है, धम्म का मतलब धर्म से नहीं है और ना ही बुद्धिस्ट या आप कह सकते हैं आपके बुद्धिस्ट फिलोसफी से है। यहाँ पर अशोक की धम्म का मतलब है कि भाई सही काम करो, अपनी लाइफ में अच्छा काम करो, नॉन अहिंसा का प्रचार करो। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को बिना वजह किसी को परेशान मत करो, मारपीट मत करो। ठीक है, सच बोलो, वेलफेयर के काम करो। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी धम्म पॉलिसी में आती हैं। और इसी धम्म पॉलिसी को पूरे दुनिया में फैलाने का श्रेय जो जाता है आपके अशोका को जाता है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जिसको बोलते हैं धर्म महामात्यास भी नियुक्त किए थे कि भाई आप जाओ अलग अलग जगह पे इस पॉलिसी का प्रचार करो, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को बताइए। ठीक है, इसे ही कहा जाता है धम्म पॉलिसी। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म भी क्योंकि देखो आपके जो अशोका है, इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अशोका ने एक्सेप्ट कर लिया था, पूरी तरीके से फॉलो किया था। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों शोरों से चलता है अशोक के अंडर में। ठीक है, आपके बुद्धिज्म के प्रचार के लिए जितना भी आप कह सकते हैं कि स्टेट फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, स्टेट उनको आश्रय प्रोवाइड करता था, मठ विहार गठित किए जाते थे। ये सारी चीजें क्या है, अशोका की कलिंग वॉर के आउटकम्स के रूप में देखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वेलफेयर मेजर्स, बहुत जनहित में काम किए गए, कुएं लगाए गए, तालाब बनवाए गए। ठीक है, पेड़ों आपके रोडों के आसपास में पेड़ लगवाए गए, लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम इन सारी चीजों के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो आउटकम्स इस तरीके से रहे हैं। क्लियर है, चलिए यही एक ऐसा युद्ध है, यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट टाइम अ विक्टोरियस एम्परर ओपनली regretted bloodshed and institutionalized non-violence as state policy। मतलब राज्य की नीति के रूप में अहिंसा जो है उसको इंपॉर्टेंट दी गई, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको महत्वपूर्ण बताया गया कि भाई स्टेट पॉलिसी है, हमारे राज्य की नीति ये है कि हम अहिंसा के आधार पर काम करेंगे, बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, मारपीट वगैरह चीजें हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या थी, आपकी कलिंग वॉर के इंपॉर्टेंस के रूप में देखी जाती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।